मिर्ज़ा साहब ने मुझे ये कहा कि भाई कोई महाजिर भी बन सकता है कि कोई गद्दार। मैंने कहा बना हुआ है। बेनज़ीर ने मुझे जब बुलाया तो मुझे कहा कि आप हमारी मदद करें फ़ौज से दोस्ती कराने में। ये बात तो पक्की है कि MQ के पीछे आईएसआई तो थी। मैंने शुरू किया महाजिर राब्ता कौंसिल, इसको फॉलो करने के लिए बनाई मैंने, ताकि मैं इसका मुकाबला करूँ। मैंने मुल्क नहीं तोड़ने दूँ। मैंने इससे पूछा कि आपको पीस ऑफ लैंड किस लिए चाहिए, सूबा बनाना चाहते हो या मुल्क बनाना चाहते हो? माजी कराची का क्या देखा, हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं? कराची तो सबका है ना, ये सिर्फ माजरों का ही है। माजिर तो सेंट्रल पे घुसे हुए, सिर्फ जरदारी डॉक्ट्रिन चल रहा है, माल बनाओ बस काम करो। किस किस को मरवाएंगे? पूरा कैंसर की तरह सरतान करप्शन कर चुकी है। क्या बात है कि आप भुट्टो आज भी जिंदा है, खैरपुर डूबा हुआ है। MQ के बनने से मुहाजिरों का फ़ायदा हुआ या नुकसान? बेनज़ीर ने मुझसे बेवफाई की, मुझे कहा था मैं सेनेटर बनाऊंगी, नहीं बनाया। इमरान खान सियासतदान ही नहीं है, सियासतदान ही नहीं। भुट्टो साहब के पास गया तो भुट्टो ने मुझे चूमा, मेरे को यहाँ से चूमा, यहाँ चूमा। भुट्टो साहब 1962 से कह रहा है कि टमा मराओ, पढ़ो उसके अंदर। पहले तेरा नाम नहीं पूछेगा कि तेरा नाम नवाब यूसुफ तालपुर, तेरे बाप से पहले डंडा मारेगा। मैंने फिर वो माजिर पंजाबी पठान माज बनाया, इनको हराया। अस्सलाम वालेकुम। साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूं जो शख्सियत अपनी शख्सियत के अंदर एक इदारा हैं। न सिर्फ वो मुल्क के दिफाई जो है वो तज्ज़िया निगार हैं, बल्कि पाकिस्तान के सफ़ीर और बहुत सारे सियासी वाक़यात, पाकिस्तान की जो अपर क्लास की जो पॉलिटिकल क़यादत है उनसे उनके मरासिम रहे, ख़ुद भी सियासी रहनुमा रहे। और उस वक्त में इन्होंने उस वक्त मुहाजिरों के हुकूक़ की बात की जिस वक्त बड़े बड़े लोग जो आज चैम्पियन हैं वो मैदान में नहीं थे। तो हम इनका माजी और इनकी जो किरदार है और इनकी जो खिदमात हैं उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले वही रिवायत कि जो हमारी नई जनरेशन है जो बुज़ुर्गों के बारे में बहुत कम जानती है, और साया डिजिटल की यही कोशिश होती है कि हम तारुफ से शुरू हों और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े नुसरत मिर्ज़ा साहब। नुसरत मिर्ज़ा साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने साया डिजिटल को टाइम दिया। तो बात यह है कि मैं फ़िलहाल सस्पेंस ही रखूँगा, ज़्यादा तारुफ आपका नहीं कराऊँगा। आप पैदा इंडिया में हुए, उसके बाद आपकी फ़ैमिली जो है वो पाकिस्तान आई और आज तक पाकिस्तान आपके दिल में जो है वो बसा हुआ है। आपके लफ्ज़ों में, आपकी बातों में, आपकी शख्सियत में इल्ज़ामात भी लगे, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन तारुफ जो है वो सबसे पहले आप अपना करा दें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई अमीर साहब। मैं आपका सारे प्रोग्राम देखता हूँ, इसलिए कि उसमें एक तो मैंने खुसूसी बात ये देखी कि आप सबको बोलने का मौका देते हैं और उनके ख़यालात को उजागर करते हैं, और अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहे हो तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं और उनको यानी आजियान करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं ताकि वो बोलते हैं। हम मिसाल के तौर पर जो लास्ट मैंने देखा आपका प्रोग्राम जो नज़ीर चन्ना का था, वो मैं हैदराबाद में जब था तो वो ये बहुत सा यंग लड़का था, बहुत खूबसूरत लड़का था। तो मैं तो उस ज़माने में लीडर था, स्टूडेंट लीडर था, तो ये तो नहीं था, ये इसमें था, ज़ाहिर है कि ये लेफ्टिस्ट था। ये तो जाम साकिल ये भी था और बहुत से लोग जो लेफ्टिस्ट थे इनको हम अपने नज़र में रखते थे। इनको हमने उभरने नहीं दिया कभी भी लेफ्टिस्ट को। तो कभी बात ये है कि वो मैंने शामा शाह का भी देखा था, आपका इंटरव्यू, जो शामा शाह मुझसे 3 साल जूनियर है। वो जब नमद हाई स्कूल इसमें आया, उसमें कॉलेज में, तो उस वक्त मैं वहाँ का नायब सदर था। आप हैदराबाद में आपकी फ़ैमिली आई? देखिए, मैं 9 मई 1942 की मेरी पैदाइश है दिल्ली की। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो, जैसे मेरे वालिद साहब का नाम मिर्ज़ा आले यासीन बेग है, बिल्कुल अननोन ऐसा नाम है जो कि किसी दुनिया में आज तक किसी का नहीं है, मिर्ज़ा आले यासीन बेग। मेरे दादा का नाम मिर्ज़ा सिकंदर बेग, मेरे परदादा का नाम मिर्ज़ा फ़तेहुल्लाह बेग। तो वो उस ज़माने के गवर्नर थे हमारे इस इलाके के, जो हमारे को दिया गया था। खैर, अब वो किसे छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर सिंध में बड़े मजाक उड़ते हैं कि आप, ये लोग कहते हैं कि साहब हमारे वहाँ पर पुदीने के बाग थे, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। तो बेचारे वो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो थे ना बेचारे जो यहाँ आए, और वही लोग आए। आप हैरान होंगे कि जिन लोगों ने यानी जो अभी जो लेटेस्ट जो फिगर निकला है इंडिया से,
वो निकला है कि जो पाकिस्तान के बनाने वाले लोग थे उनमें से सिर्फ 25% लोग जो है यहाँ आए हैं, बाकी सब के सब वहीं के वहीं रह गए, वहीं के वहीं रहे। उन्होंने खिदमत की है। अब जो झगड़ा चल रहा है यहाँ पर सिंध में, हर एक को छोटी छोटी बातें पता है। किसी को हाथी की दुम को देख ली है तो वो दुम की बातें करता है, किसी ने पैर देख लिया उसको पैर की बात करता है, किसी ने सूंड देख लिया सूंड की बात करता है। असल हकीकत ये है कि भाई सबने हिस्सा लिया। देखिए सिंध की असम्बली में अगर वो पास नहीं होता तो कैसे सिंध शामिल होता। सही बात है। फिर इसके बाद में जब वो लोग वहाँ पे आए हैं, उस ज़माने में काजी जो आबिद थे वो हैदराबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी। काजी अब्दुल मजीद आबिद, आबिद ने बड़ी खिदमत अंजाम दी। काजी अकबर बाद में तो मेरे दोस्त बन गए थे, काजी अकबर मेरे दोस्त बन गए थे, और मैंने बहुत कोशिश की कि उनको अब उसका मैं वज़ीर बनवा दूँ अपने अयूब खां का। वो ऐसा कहानी है, लेकिन कोई एक एक कहानी सुनोगे तो वो आपके पूरा ब्राड का ख़त्म हो जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जब हम आए तो मुस्लिम लीगियों का दौर था। मुस्लिम लीगों के ज़माने में ये लेफ़्ट राइट और ये मौजूद नहीं थे, सब मुस्लिम लीगी थे। तो जब हम उतरे यहाँ पर हबीब आपको याद होगा कि कैंट स्टेशन पर हबीब होटल है, तो यहाँ पर हमने उतार दिया उन्होंने। तो मेरी वालदा के पास पैसे थे जो उन्होंने फिर कहा कि हम ये जो खाना बट रहा है, हमने खाना उनका नहीं खाया, बल्कि मेरी वालदा ने खुद पैसे देकर वो खाना अपना मंगाया, मैंने घर भी अपना खुद पैसों से ख़रीदा। वो अपने साथ में सोना लेके आई थी और पैसे लेके आई थी, और मेरे वालिद को पता नहीं था, इसलिए कि वो उन्होंने कहा भाई ये बलवाई आ रहे हैं। अच्छा, हमारा जो घर एक तो दिल्ली में था और एक दूसरी जगह पे था, वहाँ पर उस वक्त वहाँ थे हम। हमारे पास असला नहीं था, जो असला था वो सारा का सारा वो जो बुरादा हो गया था। जैसे अब मैं किस्सा यहाँ बीच में एक डालना चाहता हूँ। जब सर चार्ल्स ने सिंध पे हमला किया और अपने मनोड़ा पे कब्ज़ा करने के लिए आया, तो वहाँ पर एक बड़ो सरदार था जो वहाँ का सरबराह था, उसका रखवाला था अपना मनोड़ा का टावर पे। तो उसके बाद जो बारूद था वो सब गीला बारूद था, कहाँ चलाता बेचारा। तो अभी ये बड़ी किसी को पता भी नहीं है यहाँ पर सिंध में इस बात के, लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तासुब की बातें करते हैं, जो असल बात है वो नहीं करते। हाँ। अच्छा, तो वो क्या हुआ, उसने चलाने की कोशिश की, बेचारे ने मुकाबला करने की कोशिश की, जो भी था बलूच बच्चा था। बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, अब तो हमारे उस वक्त तो बच्चा था ना, तो हमारा तो बुज़ुर्ग था, बड़ा था हमारा। तो उसने सर चार्ल्स ने कहा सरेंडर करो। अब ज़ाहिर सरेंडर तो हो चुका था वो, लेकिन कहा कि हथियार डालो खुद। उसने कहा मैं बलोच हूँ, मैं हथियार नहीं डालूँगा, आप मेरे सर कलम कर लें तो आप कब्ज़ा कर लें, आपके बस में। उसने सर कलम किया उसका, नहीं उसने हथियार नहीं डाले। ये बड़ी तारीख बात है, ये किसी सिंधियों को पता ही नहीं है। बेचारे लोग बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं, उन्हें पता नहीं है ये बात। कितनी बड़ी बात की उस आदमी ने। मुझे बुक्टी से जब मैंने कहानी सुनाई तो बुक्टी ने कहा मुझे एक दफ़ा और सुनाओ। बुक्टी मेरा बड़ा दोस्त था, मोहम्मद अकबर बुक्टी। तो मुझे कहने लगा एक दफ़ा और सुनाओ यार, ये तो बहुत मज़ेदार कहानी है। मैंने कहा सच बता रहा हूँ आपको। उसने कहा मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं बलोच हूँ, मुझे मारो, आप कब्ज़ा कर लो, मैं बस सरेंडर नहीं करूँगा। ये एक बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे यहाँ पास भी जो था वो असला, वो बारूद जो थी वो गीला बारूद था, तो कहाँ चलेगा बेचारा। तो खैर वो हमें वहाँ आए यहाँ पर, तो यहाँ आए तो हैदराबाद में हमने फिर हमारा पिशोरी महल्ला है, वहाँ पर 4 घर थे पिशोरियों के, मुसलमानों के। वहाँ पर हमने मकान ख़रीदा, हमने कोई उसमें नहीं लिया, कोई क्लेम में नहीं लिया हमने। अच्छा, हाँ, नहीं लिया क्लेम में। अच्छा, हमने मकान अपना ख़रीदा और अब उसमें रहे। अब बात ये हुई कि अब क्या करें, तो मैं 5 मील पैदल जाता था पढ़ने के लिए, नूर मोहम्मद हाई स्कूल। फ़कीर के पेड़ का जो इलाका है, फ़कीर जो पेड़, उसका जो इलाके में एक पिशोरी महल्ला है। एक पिशोरी महल्ला 3 तालाब पर है जो कि वहाँ दूर वाक़ है, और एक जो इसके टंडो जाम की तरफ है, और एक जो पिशोरी महल्ला था यहाँ पर था। तो यहाँ से मैं जाता था 5 मील पैदल, जैसी वजह से आज भी मेरे पैर मजबूत हैं। तो और फिर पढ़ने हम जाते। फिर नूर मोहम्मद हाई स्कूल के अंदर माशाल्लाह मेरी सारी तरबियत मेरी नूर मोहम्मद हाई स्कूल से हुई। उस ज़माने में ग़ुलाम हुसैन सुमरो में हमारे प्रिंसिपल थे, ग़ुलाम हुसैन बालादी थे, फिर और बहुत से लोग थे, जोग्राफ़ी के अलग थे। फिर मैट्रिक में जब हम आए तो ये यूसुफ तालपुर, नवाब यूसुफ तालपुर मेरा क्लास फेलो बना। सही, मैं क्लास का मॉनिटर था।
फिर ये मुझे कहने लगा, मेरा कहना नहीं मानता था, ज़ाहिर है। आपके बड़े अच्छे अच्छे लोग क्लास फेलो थे। भाई क्यों नहीं थे भाई? तालपुर के अलावा कौन कौन थे? भाई ये मेहताब थी पॉलिटिकल साइंस में, मेहताब राज। अच्छा, मैं नज़ीर चन्ना की तारीफ़ करना चाहता हूँ। नज़ीर चन्ना जो है, ये ख़ानदान बड़ा ख़ानदान है, आप लोगों को नहीं पता, ना उस बेचारे गरीब को पता है अभी तक। चन्ना पहले फैमिली है जो राजा दाहिर के मरने के बाद सबसे पहले मुसलमान हुई। अच्छा, ये इनके खबर कौन है? नज़ीर चन्ना की खबर कौन है? नज़ीर को नहीं पता, नहीं पता साहब को भी। हाँ, तो भाई ये जब तक इनके पास टाइपराइटर है जिससे पाकिस्तान वो मैंने पढ़ लिया, सुन लिया आपकी बात। वो उसको हम दे देंगे, आपके साथ मिलकर हम उसको जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो देंगे, उसका हक है। हाँ, वो बड़ी बात है उसमें। राष्ट्रीय मेरा भी दोस्त था, राष्ट्रीय को मेरी शिकायत भी थी, मैंने एक दफ़ा उसको बुलाया था मेरे प्रोग्राम में। इसमें अभी ये भी सुना देता हूँ, अभी किस्सा ये बीच में खाम खा हुआ। ये था कि मैंने प्रोग्राम किया एक कायद आज़म मोहम्मदी जिना पर अपने लॉ कॉलेज सिंध लॉ कॉलेज में। अल्लाह बचाए, अखून मेरा उस्ताद भी था, मैं उनका बेटा भी हमीद जो है अखून, वो और मुझे बहुत प्यार करता था। आप ये समझ लीजिए बात को, मुझे भी उनका बहुत ख्याल था। तो मैंने राष्ट्रीय को बुलाया कि तुम इसके हमारा जो जलसा हो रहा है इसमें आप आओ और इसकी आप सदारत करो। इसने मुझसे वादा कर लिया। फिर लॉ कॉलेज में नहीं आया ये, तो अभी मैं जो शाकी हो गया इससे, मैंने रोज़ाना इसको खत लिखना शुरू किया कि तुम मेरे वादे खिलाफ़ी की, तुमने माफ़ी मांगो, इससे राष्ट्रीय को करना। फिर ये आया तो ये हाफिज़ मुबारक अली शाह हैदराबाद में होते थे, इनका दोस्त था ये, जाफरी थे वो, हमारे भी थोड़े बड़े रिश्तेदार थे। तो मेरी मोमानी जो थी इन जाफरियों में से हैं थी, तो वो इसलिए ऐसी रिश्तेदारी थी दूर पड़ेगी। तो जब ये आया तो मैं इनके पास शिकायत लेके गया, तो उसने कहा बेटा मुझे माफ़ करो, ये बात हो गई थी। अब की बीवी बंगालन थी, उससे भी मुझे मिलाया, बहुत प्यार व्यार उसने भी किया मुझे। उस वक्त फिर मैंने अल्लाह बचाए आखून को कहा, दरख्वास्त की एजी आखून को कि आप हमारी सदारत करें। तो मसूद नूरानी, उस वक्त हम लोग BSc में पढ़ते थे, मसूद नूरानी मेरा क्लास फेलो था। तो ये बेचारा अभी बिल्कुल ही मासूम सा बच्चा था, इसको भी सियासत नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि भाई तू भी तकरीर कर। मैंने कहा मुझे तकरीर करनी नहीं आती। मैंने तू लिख ले और जो तेरे दिल में आया वो बोलता चला जा, तो फिक्र नहीं करियो, तेरे पर होटिंग होगी बहुत ज़ोर की, तो होटिंग सुनता जाइए और कान बंद कर लेना, बल्कि बोलता जा। ये बोला और ये बाद में लीडर बन गया, और वो GSN का लीडर बन गया ये, और यूसुफ तालपुर उस ज़माने प्रेसिडेंट बन गया था यूनियन का, सिंध यूनिवर्सिटी का, यूसुफ तालपुर। हाँ, तो लेकिन मेरे पर परमिशन, उस ज़माने में महाजरों को, पंजाबियों को, पठानों को यूनिवर्सिटी में जाने की इजाज़त नहीं थी, मारते थे। सिवाय में मारता था भाई, ये GSN की मूवमेंट चल पड़ी थी। अच्छा, और कोई जा नहीं सकता सिवाय मेरे। ये 60s की बात है, 70s? ये जो बात है 66 की बात है। 66 की बात है। वो अगर सुनोगे कहानी तो मैं सुना। फिर आपने क्या किया? भाई मैं तो क्या करता, मेरे दोस्त थे, मैं तो लड़ाई नहीं करता। फिर मैंने वो महाजिर पंजाबी पठान महाज बनाया, इनको हराया। पहला सियासी प्लेटफॉर्म आपने ये बनाया? ये बना के दिया मैंने। नहीं, महाजिर पंजाबी पठान महाज, उस पर एतराज़ हुआ कि ये महाज क्यों बनाया सिंधियों के खिलाफ तुमने। अच्छा, तो हमने कहा भाई महाज नहीं बनाएंगे, इत्याद बना देगा। तो तुम क्यों मार रहे हो हमें? तो उसका क्या फ़र्क पड़ा फिर? उसमें कौन आपके साथ? नहीं, वो ठीक हो गए मामला। हमने फिर दाखिले शुरू हो गए। नहीं, फिर नवाब मुज़फ़्फ़र हुसैन खां को, इसको ये जो हमारा भाई है, मैं अपना सैयद, जिसका बेटा क्या नाम है इसका, अभी मेंबर है पार्लियामेंट का हैदराबाद में, वो ज़माने में मेंबर मैंने बनता था, या काजी अकबर बनता था। हाँ। या तो हमने उसको हरा दिया। शाह का नाम है, शाह नाम आ जाएगा, उसको हराया। उसने मुझे एक दिन मुझे कहा, मेरे महल्ले में आया, वो महल्ले में आया, वो हम पिशोरी महल्ले में, तो वहाँ पर हमारा पोलिंग स्टेशन था। मुझे कहा नुसरत कमरुज़्ज़मा शाह, सैयद कमरुज़्ज़मा शाह, मुझे कहा नुसरत तेरे इलाके से तो वोट दिला दे मुझे। मैंने ऐसा सब वोट आपके। मैंने कहा सबको ऐलान किया मैंने, भाई शाह साहब को वोट दे दो। ये नवाब मुज़फ़्फ़र तो वैसे ही जीत रहा है, हम जिता दे। नवीद कमर साहब के वालिद साहब, वो बड़े बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अच्छे आदमी थे। सही। हमें अफसोस है कि हमने उसको दुख पहुँचाया, लेकिन ये है कि अभी सियासत। उसके बाद सर आपका दूसरा सियासी सफ़र क्या हुआ? नहीं, अभी देखो ना, पहली तो हमने मसूद नूरानी को लीडर बनाया। ये अभी कह रहा था, मुझे मिला, फ़ोन किया था, कहना मेरे तुम उस्ताद हो। मैंने भाई मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ। फिर बड़ी लंबी कहानी, GSN की मूवमेंट चली, सिंधी जो इलेक्टरल इसका
सिंधी वोटर लिस्ट में सिंधी आए, बड़ी मूवमेंट चली। तो इसकी जो मसूद नूरानी की जो एक लवर थी मेमन, वो गिरफ्तार हो गई। अच्छा। उसको भेज दिया पेशावर। तो ये मेरे पास आया रात को 1 बजे मसूद, मुझे कहना है मेरी मेमन लड़की है वो, उसको। मैंने तो फिक्र ही नहीं कर। अभी देखो मेरा ताल्लुक उस ज़माने में भी कितना ज़्यादा था, स्टूडेंट लीडर था मैं, लेकिन मैंने फ़ोन किया उधर फौरी तौर पर गवर्नर को सरहद के। मैंने कहा लड़की आई है, इसके साथ इसकी कोई बेइज्जती नहीं, कहने साहब हमारी बेटी है, हम इसका ख्याल करेंगे। वो सब आई और खैर वो अलग कहानी है, मैं उसको बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा जिगर है वो। मसूद नूरानी मेरा बिल्कुल जिगरी दोस्त है मेरा, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो भी करता है हम भी करते हैं। खैर किस्सा में तो वो चला गया लेफ्ट में। हासिल बदन जो बेचारा बच्चा है वो इसकी वजह से मेरी बहुत इज़्ज़त करता था। अच्छा, नूर मोहम्मद हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया 1960 में। और उस वक्त मैं, उस ज़माने में शमस यूनिवर्सिटी जो थी से हम पास होते थे, बोर्ड नहीं था उस वक्त भाई साहब। और उसमें हम पढ़ते थे उर्दू, सिंधी, तीनों ज़बान और पर्शियन। हमारा जो उस्ताद था जो पर्शियन का, वो हिंदू था, कमाल है, वो बड़ा ज़बरदस्त वो था, धर्मदास मोटूवल वरियानी। धर्मदास मोटूवल वरियानी डिप्टी मिनिस्टर भी था वेस्ट पाकिस्तान का। अच्छा। हाँ, वो उससे भी लड़ाई हो गई थी। मैंने उसको शिकायत वगैरह के लिए, देख तूने मेरे साथ शिकायत की है, तूने मुझे वजारत से हटवाया। मैंने नहीं हटवाया, तुम्हारी हरकतों ने हटवाया। वो अलग कहानी है, सियासी है वो, सियासी है वो अच्छी बात नहीं है। फिर आप कराची आए? नहीं, कराची में अभी नहीं आया, मेरी बहुत बड़ी ज़िंदगी है वहाँ पर। फिर मैं कॉलेज यूनियन का नायब जनरल जॉइंट सेक्रेटरी बना, फिर मैं वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना। फिर मैंने वहाँ से 4 मैगज़ीन निकाले, वो मैगज़ीन लाने का इरादा मेरा था, तो वो आपको दिखाने का कि देख, सबसे पहले मैंने निकाला मुस्लिम कॉलेज का, मुस्लिम कॉलेज यूनियन का जो है पहला मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना, मैं पहला वाइस प्रेसिडेंट बना। वाइस प्रेसिडेंट मैंने टॉप बॉय। और मेरी तरबियत, मेरी शख्सियत नूर मोहम्मद हाई स्कूल ने बनाई माशाल्लाह। मैं आज भी सरकारी स्कूल ने बनाई भाई। नूर मोहम्मद हाई स्कूल सर सैयद था, अलीगढ़ का सर सैयद था। नूर मोहम्मद जो थे लखेर, वो अलीगढ़ से पढ़ के आए थे। और इतना बड़ा स्कूल था कि इसकी शान ऐसी थी कि आप में घुसते हुए मालूम होता था कि स्कूल में घुस रहे हो। बड़ी शान थी नूर हाई स्कूल की। अच्छा, बचपन में फिर पढ़ाई के आपने अदवार बताए कि कुछ वक्त जीएसएन वजूद में आ चुकी थी, मामला थे ख़राब, तो आपको सबसे पहले कब महरूमी का एहसास हुआ कि यार हम जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उर्दू बोलने वाले, हमारी अलग शनाख्त नहीं है और हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं? सबसे पहले आपको कब एहसास यार हुआ? मुझे तो एहसास नहीं हुआ। अच्छा। मैं तो हमेशा, अब जाहिर है कि यूसुफ तालपुर का किस्सा सुन लो आप। मैं क्लास का मॉनिटर, ये क्लास का लड़का। अब मैंने इसको, अब ये कितना बड़ा आदमी, दो आदमी जब जीप में आता था, हम तो पैदल आते थे, पाँव भी, पतलून भी अगर ऊंची हो गई तो फिर ऊंची रहती थी। तो ये तो अमीर आदमी था, लेकिन बात ये थी कि मैं मुग़ल शहज़ादा था, तबन मेरे अंदर वो मौजूद था, तो मेरे लिए क्या बेचता है, मैं परवाह नहीं करता था। तो खैर इसने मेरा कहना नहीं मानता था क्लास में। ये अड़ी बड़ी करता था, जाहिर है कि नवाब था। और वो 2 कुल्हाड़ी वाले, 2 बंदूक वाले, और जीप में, ये खुली जीप में ऐसे आकर के आता था। और अब मैं क्लास में कहूँ कि भाई यूसुफ देख, गड़बड़ नहीं कर, अड़े तू क्या करेगा। मैंने कहा भाई मैं तेरा नाम जो है बोर्ड पर लिख दूँगा, और फिर जो जोग्राफ़ी वाला सलीम मास्टर आएगा वो पहले तेरा नाम नहीं पूछेगा कि तेरा नाम नवाब यूसुफ तालपुर, तेरे बात पे पहले डंडा मारेगा, तो तू बस उसके लिए तैयार हो जा, मैं तो तेरा नाम लिख देता हूँ, पुट बाहर निकल। पूरे पुट। मैंने कहा ये पुट को तो मारेगा बाहर, ज़ाहिर 4 आदमी हैं इसके। मैंने कहा इसको तो यहाँ मार लो, बाकी देखा जाएगा। तो क्लास में आपने मारा उसको? नहीं मारा नहीं, मेरा भी सुन दो किस्सा। मैंने क्या किया कि सारे लड़के मेरे थे, ज़ाहिर ये तो बच्चा, ये तो हमारी क्लास सिंधी उर्दू सब मिक्स होती थी। तो मैंने 2 दरवाजे थे, एक इधर दरवाजा था, लेफ्ट को एक राइट को। मैंने इसको कहा बंद करो, इसको मैंने खुद बंद किया और इसको यूँ पकड़ा। मैंने कहा बेटा वादा तू मारेगा, लेकिन यहाँ तो तुझे मैं कूट ही देता हूँ तेरे को। मैं बॉक्सर था, अभी मेरे हाथ, मेरी नाक टूटी हुई है। मैंने बॉक्सिंग करते था हैदराबाद में, उसमें फ़कीर के पेड़ में नीचे बॉक्सिंग का क्लब था हमारा, और उसमें मैं बॉक्सिंग करता, मेरी नाक टूटी हुई है, देख लें आप। ये सही है। और बहुत सख्त मेरा गुस्सा आज भी बहुत है, किसी के पड़ जाए
दांत टूट जाता है उसका अच्छा, पैर। फिर आपने नवाब साहब को गिरेबान से पकड़ा? नहीं ना, ऐसा पकड़ा के उसको, अरे नहीं लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, हम तो दोस्ती कर लेते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं लड़ाई नहीं करो, तो अभी मुझे मार रहा था। तो उसने कहा कि साहब आप ऐसा करते हैं कि सुलह करते हैं। मैंने चलो सुलह करो, किस बात पे करें? तो उसने कहा साहब ये जो मुझे क्रिकेट पे तुम नहीं आओगे। मैंने कहा इस क्लास का क्रिकेट का कैप्टन तो मैं हूँ, तेरे को कैसे बनने दूंगा? उसने कहा नहीं मैं हैदराबाद के क्रिकेट की बात, मैंने वो सारा तेरा हैदराबाद, मुझे तो मेरा तो ये क्लास है। तो ये हैदराबाद क्लब का मेंबर था, बड़े पूरे हैदराबाद का। तो अब मुझे तो भाई बात ये है कि भाईजान मुझे तो कभी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन तकलीफ़ ये हुई कभी जहाँ भी जाता था मुझे कोई भी कुछ भी तंग नहीं करता था, न सिंध यूनिवर्सिटी में। अब आज ही बात देखो, भुट्टो मेरा दोस्त कैसे कि जब भी ये जाता था, मेरे अब ख़त भी हैं आपको दिखा दूँगा भुट्टो के। वो भुट्टो जब आता था हैदराबाद में, उस ज़माने में वो तो थे नहीं, कूपे आते थे इसके रेलवे के, तो मैं इसके पास चला जाता था ऐसे ही, रात सुबह सुबह चला जाता था, तो इससे गपशप कर लेता था, नींद में भरा होता था। फिर भी कैसा था भुट्टो, कैसा था भाई? मेरे साथ तो अच्छा था, फिर भी मतलब आपने उसको कैसा पाया, उसकी शख्सियत पे कोई समराइज किस तरह सियासी बात अलग करेंगे, पहले बात उसकी पर्सनल बात कर लेते हैं। हाँ, अब ये जब हुआ तो मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, और मेरे कहने पर मुस्लिम कॉलेज जब हमने बिल्डिंग बनाई, अल्लाह बख्श AM निज़ामानी थे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे सिंध के, और बाद में वो फिर हमारे प्रिंसिपल बन गए, और मेरे उस्ताद भी थे और मेरे मुरब्बी भी थे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी आदत, मेरा उस्ताद ऐसा नहीं है जो मुझे प्यार ना करता हो, सिंधी हो, उर्दू हो, हिंदू हो, सब मुझे। धर्मदास मोटू वाला बिरयानी जो कि डिप्टी मिनिस्टर था वेस्ट पाकिस्तान का, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई भी की, फिर भी मुझे प्यार करता था। कहते तू प्यारा बच्चा बहुत है, कुछ भी कही। वो मेरे से कभी भी नाराज़ नहीं हुआ। तो हुआ एक दिन ये कि उन्होंने आपको ऑफर नहीं की सियासी तौर पे कि आप मेरे साथ आ जाएं? नहीं, मैं साथ था उनके साथ, मैं तो बच्चा था भाई, बच्चा था, उसमें क्या था? मैं तो उसका उनको रिसीव करने जाता था इसमें रेलवे स्टेशन पर। पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं बने? अब ये पीपल पार्टी बनी नहीं थी, ये तो अयूब के साथ था। तो फिर जब मैं एक दिन गया, हुआ ये कि इनकी और कालाबाग की लड़ाई होती थी, नवाब कालाबाग। हाँ, कल इसने वहाँ पर, काजी अकबर ने वहाँ पर एक होटल ओरिएंट बनवाया, आपको तो याद ही नहीं होगा किसी बात का। होटल ओरिएंट में शराब इजाज़त थी और वो डांस वांस की भी इजाज़त थी। हैदराबाद में इस किस्म का कोई होटल नहीं था, जैसे कराची में होते थे ऐसा यहाँ नहीं था। तो कालाबाग ने इसके ख़िलाफ़ ये साजिश की कि भाई यहाँ पर ये होटल नहीं होना चाहिए, और काजी अकबर क्योंकि इनके साथ थे। बनाया किसने होटल? काजी मोहम्मद अकबर ने। काजी मोहम्मद अकबर ने। काजी मोहम्मद वो अकबर जो कि पहला वज़ीर तालीम था, और जो वो भी मेरा दोस्त था। अभी किस्सा सुना दूँ आपको। ये असलम का जो बाप है, असलम का। हाँ, असलम। अच्छा, फिर होटल वाला किस्सा पहले सुना? पहले सुनो। होटल वाला हुआ ये कि वो ख़बर उड़ा दी कि ये आज हाफिज़ मुबारक अली शाह के ज़रिए से, हाफिज़ मुबारक शाह अंधा था लेकिन वो सिंध का पहला महाजिर मुशीर बना था, उससे ज़रिए से इत्तला पहुँचा दी कि साहब ये जो लड़के जुलूस, हम ढाका फायरिंग के ख़िलाफ़ जुलूस निकालते थे। नूर हाई स्कूल में 2000 लड़के होते थे, गवर्नमेंट कॉलेज से हम जो 1000 लाते थे, फिर हमारे पास जो दूसरे नीचे स्कूल थे सबसे मिलामिल होकर हमारे पास 10,000 बच्चे हो जाते थे। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचते थे तो हम जब फिर वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करते थे और फिर बिखर जाते थे। तो आप लोगों ने होटल की मुखालफत की? अब ये खबर फैल गई। तो काजी, अब इन बच्चों को नहीं पता, किसी को भी, हमें नहीं पता। तो काजी मोहम्मद अकबर को खामखा चढ़ा दिया उन्होंने। काजी मोहम्मद अकबर ने ये किया कि वहाँ से अपने ज़मीन से हारी वारी बुला के वहाँ बिठा दिए। वो बच्चे जब वहाँ से गुज़रे तो वो एक औरत खड़ी थी लहंगा पहने, वो जो गोरी थी, तो वो इन्होंने उसको हा हू जैसे लड़के करते हैं वैसे किया उन्होंने। अब इन्होंने समझा कि अच्छा होटल वो शीशे का था, तो उन्होंने समझा कि ये पत्थर मारेंगे, तो उन्होंने आकर इनको मारा। ओहो, आप यकीन माने, हमें पता नहीं है पूरे शहर में आग लग गई, मकान तोड़े जा रहे हैं, बिल्डिंग तोड़े जा रहे हैं। हम करें कहाँ से हो गई, तो हमारे लड़के क्या हुआ? तो अब वो समझ में नहीं आया। मारा किसको उन्होंने? लड़कों को। लड़कों को मारा, होटल वालों? हाँ, तो लड़कों को जब मारा तो ये था DIG मियाँ बशीर, बहुत ग्रिंगो टाइप का आदमी था, बहुत ख़तरनाक आदमी था। मैं बशीर जिसने यहाँ कराची में घोड़े दौड़वा दिए थे कायद-ए-आज़म के मज़ार पर, वो हैदराबाद का DIG था पुलिस का। तो अब हैदराबाद को अगर आपने देखा होगा तो उसमें चाड़ियाँ हैं, तो उस चाड़ियों के साथ साथ में उन्होंने दीवारें बना दी हैं, जैसे मालूम होता है कि वो
वो जो गन लेके बैठ जाओ हाँ। तो वो आपको लगेगी तो नहीं, दूसरे को लगेगी नीचे जो खड़ा है। हाँ। तो वो अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फटने के बाद? तो अब रात भर लड़ाई भर होती रही, रात भर आग जलती रही। फिर सुबह जब हुई तो मैंने फैसला किया कि DIG से मिलकर बात करनी चाहिए। एक लड़का साबिर था मेमन, हमारे पास तो गाड़ी थी नहीं, उसके पास वेस्पा थी। तो मैंने कहा मेरे साथ चलो, चलोगे, हिम्मत है तुम्हारे में? कह हाँ चलूँगा आपके साथ। तो हम DIG घर पहुँच गए बकरी तला के। तो मैं वो मुझे फ़ौरन मिल लिया। मैंने कहा साहब ये आप हमें क्यों मार रहे हैं? कह रहे ओए ओए खजीर के बच्चे तुम्हारे वो मार रहे हैं हमको, हमने थोड़ी मारा, उधर वो बैठे हुए हैं। फिर मैंने कहा भाई बात ये है कि हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये तो कोई कर रहा है, आप मेहरबानी करके इसको खुद रोको, हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हो? तो खैर वो ये हुआ कि उसने कहा जी आप तय ये है कि आज शाम को अगर जुलूस नहीं निकालोगे तो हम भी नहीं मारेंगे। तो मैंने सिटी कॉलेज में लाकर तार लगा दिया, वहाँ पर तकरीर की, नारे लगे मेरे खिलाफ, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया। अब भुट्टो साहब के पास मैं गया, जब ये भुट्टो साहब आए 4-5 दिन बाद में, तो भुट्टो साहब से मैंने कहा आप वहाँ पर मत जाइए। तो ये भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं ऑटोरिटी में जाऊँगा। तो अभी भी नया नया बना था वो, उसका भी जाना ज़रूरी था, लेकिन हम बच्चे थे, ज़ाहिर ज़िद किया हमने। तो इसने मुझे आखिर में ये कहा कि देखो वो लड़का जो ज़ख्मी हुआ है वो तो सिंधी है। मैंने कहा भाई मैं तो सबका लीडर हूँ, सिंधियों का भी लीडर हूँ, महाजरों का लीडर हूँ, आप इसमें सिंधी उर्दू कहाँ से आ गया बीच में? तो ये फिर इसने मुझसे बदतमीज़ी की, मैंने भी बदतमीज़ी के साथ में की, और फिर हम लोग आ गए। अब क्या हुआ कि भुट्टो अयूब साहब का इलेक्शन आ गया, तो ये मुझे मनाने के लिए काजी सईद को भेजा, काजी अकबर के बेटे को, इंतकाल कर गया, लेकिन काजी सईद। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। फिर ये हुआ कि भुट्टो साहब को निकाल दिया गया। तो मेरे पास वो आया रात के कोई 12 बजे के करीब, जो है अपने नवाब शाह का लड़का था, सिंध यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट था, वो मेरे पास आया, नाम बताता हूँ अभी आपको। वो मेरे पास आगे मुझे कहने लगा कि साईं हमारे पास कोई लीडर नहीं है, कल भुट्टो साहब आ रहे हैं लड़काना से रोड़ी जो आती है, खैबर क्या नाम है उसका पता नहीं, खैबर नहीं, वो जो बलूचिस्तान से आती है, बुलान से। तो आप हमारे लीडर आप बने, क्योंकि हमारे पास कोई लीडर नहीं है। मैंने जी मैं बन जाऊँगा। वहाँ डिप्टी कमिश्नर जो था वो मेरा उस्ताद था नूद हाई स्कूल का, अलमदार रज़ा, जिसने पहले सिंधियों को भी बहुत मारा। वो उसके पीछे पीछे वो जासूस आ गया, मुझे कहना साहब आपको डिप्टी कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। रात के 2 बजे वहाँ पहुँचा डिप्टी कमिश्नर साहब के बंगले पर। उसने कहा ये तुम्हारा डायरी नाम था उसका, ये डायरी तेरे पास क्यों आया था? ज़ाहिर मेरा उस्ताद था, वैसे ही बोलेगा। मैंने साहब वो कल वो भुट्टो साहब आ रहे हैं तो उसके इस्तकबाल करने हैं। तो फिर तूने क्या किया? मैंने साहब मैंने राज़ी हो गया। तू नहीं जाएगा? मैंने साहब तो मैंने वादा कर लिया, ऐसा नहीं करें, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मैं लीडर हूँ उसका हैदराबाद का। अब वो उससे वादा कर लिया। और उससे मैंने पूछा डायरी से, मैंने कितने लड़के ले आएगा? उसने साहब मेरे पास 10 बसें हैं, मैं 500 ले आऊँगा। मैंने ठीक है। तो मैंने कहा मैं नहीं ला सकता हूँ, इसलिए कि तू अभी रात को आया, मैं कहाँ से लाऊँगा, बच्चे छुट्टियाँ भी चल रही हैं। तो कह रहे हाँ आप पर जरूरत नहीं, मैं सिंध यूनिवर्सिटी से ले आऊँगा, जामशोड़ा से। तो खैर वो इससे फिर जब मैं बहुत ज़िद करने लगा, मैंने आज़ी की, पैरों को हाथ लगाया, सब नहीं माना वो। मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। मैंने जी करो, लेकिन मेहरबानी करके अखबार में खबर छपा दो, डायरी न सके बेवफाई की मेरे साथ में। तो इतने में उसकी बीवी आ गई भागती हुई, बेचारी लॉयर थी, वो पढ़ाती थी उसमें अपने जिना लॉ कॉलेज में। वो अब भागती हुई आई, अरे तो मेरे बेटे को गिरफ्तार करेगा ज़रा। फिर उसने कहा नुसरत जा, तो तेरे देख कौन गिरफ्तार करता। मैं गया वहाँ पर, 500 आदमी थे, ये 250 आदमी लड़के लेके आया। तो फिर मैंने भुट्टो साहब के पास गया, तो भुट्टो ने मुझे चूमा, मेरे को यहाँ से चूमा, यहाँ चूमा। तो बड़ी मेहरबानी आप आ गए, बड़ी मेहरबानी। उसका अंदाज़ था ये गुफ्तगू का। मैंने नहीं, अब तो कोई लड़ाई नहीं, अब तो दोस्तों से वो प्यार करते थे। अब सर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं। फिर मैं नहीं, असल आखिरी बात ये है कि मैं उसकी तकरीर करवाई वहाँ भुट्टो साहब से, भुट्टो साहब की तकरीर का। और वो बेनज़ीर ने मुझसे मांगी हुई तस्वीर, मैंने नहीं दी उसको, ये उस पर छपी थी। अच्छा, मार्शल लॉ दौर आपका कैसा गुजरा? मार्शल वाला कौन सा दौर? मार्शल बहुत आया, ज़िया-उल-हक वाला ख़ास तौर। ज़िया-उल-हक के दौर में मैं था नहीं। ज़िया-उल-हक के दौर में मैं चला गया था इटली। अच्छा, इटली क्या कर रहे थे? नौकरी वगैरह का? नौकरी कर रहे थे। मैं वहाँ पर ये हुआ कि 1900 भुट्टो साहब से तो जो हमारी दोस्ती हो गई, लड़ाई तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन भुट्टो साहब से फिर मैं मिला नहीं। भुट्टो साहब पावर में आ गए थे और बहुत हो गए, किसी को भी नहीं बख्शा।
भुट्टो साहब ने मखदूम हाला साहब को भी बड़ी बेइज्जती की। उनके पास से उनको बुलाया, सारे दिन बिठा के रखा। जब वो वापस आए तो उन्हें याद आ गया कि मैंने मखदूम हाला को बुलाया था। फिर बुला कर उसको फिर डांटा, उसको बेइज्जती की, वापस बुलाया यहाँ पर सुपर हाईवे से उसको। तो खैर इसलिए हम आप इटली कब चले गए? मैं चला गया इटली 1975 में। 75 में। फिर वापसी कब हुई? 1984 में। 84 में हुई। अच्छा, उसके बाद फिर आप बेनज़ीर साहिबा से भी? नहीं, अभी पहले तो अभी बेनज़ीर साहिबा से तो कोई मसला नहीं हमारा। हमें तो वीवर नो मैन, यहाँ कराची में तो हमारी कोई हैसियत नहीं, हैदराबाद में तो हमारी हैसियत थी। तो फिर हबीब गौरी से, क्योंकि ये मेरा क्लास फेलो है, इन सबको मैंने बुलाया अपने घर पे, जो मेरे दोस्त थे पुराने। मैंने कहा भाई क्या करें? उन्होंने कहा भाई आपको सियासत करनी है तो आपको फ़ौज से मिलना पड़ेगा। मैंने कहा जी फ़ौज से तो मेरी दोस्ती है, वो जब आपको बयान कर दूँगा। वहाँ से मैं ये प्रोजेक्ट लाया था, सी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम, CQBI, जो आजकल C4I और सेटेलाइट हो गया, जिससे आपने हराया इनको अभी इंडिया को। उस सिस्टम से हराया आपने। अब इलेक्ट्रॉनिक। या आप इटली से लाए थे? मैं स्वीडन से लाया था। स्वीडन से लाए थे। वहाँ पर आप क्या करते रहे इतना अरसा? देखिए 10 साल। वो इससे ये था कि वो इटली कंपनी में मैं गया था जूनियर इंजीनियर के तौर पर। फिर मेरी काबिलियत देखते देखते, मेरे प्रोग्रेस देखते देखते उन्होंने मुझे कमर्शियल मैनेजर बना दिया। मेरी उस ज़माने में $25,000 मेरी तनख्वाह थी 1 महीने की भाईजान। फिर जब पैसे काफ़ी हो गए पाकिस्तानियों को, तो ये है ना कि अभी घर चलो, अपने गोड़ चलो। बहुत कमा लिया। हाँ, तो घर आया, फिर हमने यहाँ मकान बना लिया अपने ख़याबान शहर पर। तो खैर यहाँ बुलाया तो इन्होंने कहा भाई फ़ौज मिले हमने। तो इस वजह से मेरी दोस्ती फ़ौज से पहले से थी, तो वो सारे के सारे मेरे दोस्त थे। तो अब ये मैं आ गया था 1984 में हाफ, 1985 में फुल, क्योंकि मुझे छोड़ नहीं रहे थे वो। और 3 साल तक मुझे $5,500 यहाँ मुफ्त में देते रहे कि हमारा आदमी है, कहीं ना जाए, कोई राज ना खोल दे हमारे फलाना फलाना फलाना। एक तरीका होता है बड़ी कंपनियों का कि वो अपने आदमी को ऐसे नहीं छोड़ती। हाँ, नहीं छोड़ती। हाँ। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि हुआ ये कि एक दिन जो मैं इस्लामाबाद से आ रहा था कराची फ़र्स्ट क्लास में, मैं फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करता था। मैं पैसे बहुत थे तो आदमी थोड़ा सा अकड़ वकड़ दिखाता है ना, तो वो फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करता था मैं। तो बेनज़ीर बैठी हुई थी, मैं इस तरफ बैठा हुआ था एक साइड में, वो दूसरी साइड में बैठी हुई थी। मिर्ज़ा साहब आए तो उनको उस ज़माने में मिर्ज़ा असलम बेग चीफ थे वो। उस ज़माने में उनको फर्स्ट क्लास नहीं मिलती थी, इनको वो मिलती थी इकनॉमी क्लास। लेकिन ये फर्स्ट क्लास में उससे दाखिल होते, दरवाजे दाखिल होते थे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि ताकि हमारी बदनाम हो, हमें फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही। तो मैं खड़ा हुआ, इनके गले में लेने भाकुर पाया हमने। तो बेनज़ीर देख रही थी। जब ये चले गए, मुझे कहने के वापस वहाँ आ जाना, मैं वहाँ बैठा हूँ फर्स्ट रो में बैठा हूँ, तो आ जाना, मेरा अफसर यहाँ आ जाएगा तो तुम वहाँ चले जाओ। खैर मैं चला गया, वापस आया तो फिर नाहिद मेरे पास आई, गवाह है अभी पूछ लेना कभी भी। नाहिद मेरे पास आई, मुझे कहने लगी आपसे बेनज़ीर से मिलना पसंद करेंगे। मैंने कहा जी बहुत खुशी की बात होगी। मैं गया उनके पास, कहने जी आपका क्या नाम है? मैंने कहा जी नुसरत मिर्ज़ा। तो कहने लगे आप मिर्ज़ा साहब के रिश्तेदार हैं? मैंने कहा जी ये मेरे रिश्तेदार हैं। आप हमसे मिलना पसंद करेंगे? मैंने कहा जी करेंगे। तो फिर इन्होंने एक दिन फ़ोन किया मुझे, अपना भाई जो मैंने नाम लिया आपका कासिम मौजूद था, ये था अपना जो सबसे शरीफ हमारा आपका शिकारपुर के जो थे मीरानी साहब, ये मौजूद थे। आफ्ताब शाह बहुत शरीफ आदमी, मरहूम, बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं उनकी। वो मेरा एक भांजा था, इनकी माँ का इलाज कर रहा था। तो मैंने उससे कहा था आपकी माँ का इलाज कर रहा है, कहना वो उसकी नौकरी है। मैंने कहा आप फिक्र न करें, उसकी नौकरी कोई मसला नहीं है आपकी, लेकिन वो नौकरी देना चाहता था बेचारा। सही। तो बेनज़ीर साहबा से क्या बात हुई आपकी सर? अच्छा जी, बेनज़ीर ने मुझे जब बुलाया तो मुझे कहा कि आप हमारी मदद करें फ़ौज से दोस्ती कराने में। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं कर दूंगा आपकी मदद। ये कौन से सन की बात है? ये 91 की बात है। 91 की? 90 की, 90 को निकाला इन्हें। नहीं, 88 में तो वो बनी थी पहले वज़ीर आज़म। ये भी सुन ले किस्सा। 1988 में बने हैं तो मिर्ज़ा असलम बेग से मेरी मुलाकात हुई है 24 अगस्त 1988 को। पहला सिविलियन था जो मिला, सही, शाम को। तो मुझे कहने लगे कि मैं बेनज़ीर को हुकूमत दे रहा हूँ। मैंने क्यों दे रहे हो? वजह बताई जो मैं नहीं बताना चाहता।
तो मैंने अच्छा जी ठीक है। पहले तो मैंने सवाल किया कि जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्या ये कमरा महफूज है? तो उन्होंने कहा मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, मेरे कमरे को कौन बग कर सकता है? मैंने कहा आपका कमरा ही बग होता है। तो थोड़ा सा हिलाइए। फिर मैंने किस्सा सुनाया इसको। मैंने कहा एक दिन मैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बैठा हुआ था GHQ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पे काम कर रहा था मैं। तो वहाँ पर मैंने एक 3 जनरल बैठे हुए थे, मेरे जनरल। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा बल्ला रहम करे, जनरल जी की कोई खबर जो है वहाँ अब सब इंडिया चली जाएगी। हाँ। तो जनरल से मेरी दोस्ती थी, नाराज़गी नहीं थी। रेलवे का वजीर था, जब मैं जाकर अखुन साहब के साथ मिलता था, इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे। और हरीपुर में पढ़ता था मैं तो उस ज़माने में। तो खैर वो मैंने कहा अच्छा जी ठीक हो गया। तो वो कमबख्त का बच्चा जो ब्रिगेडियर बिल्ला था, इम्तियाज़ बिल्ला, कंजी आँखों वाला, वो उस ज़माने में लेफ्टिनेंट जनरल वो जो ब्रिगेडियर था, लेकिन वो था लोकल को देखने वाला। रात को मेरे होटल में आ गया, कह रहा आप मिर्ज़ा साहब से कहें कि बेनज़ीर को हुकूमत नहीं दें। मैंने कहा वो मुझे मारेगा, मेरे से बड़ा है 15 साल, और वैसे भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिमाग आसमान चला गया उसके, अभी वो होश में तो है नहीं वो। फिर आपने क्या किया? इसने मुझसे आज़ी की, पैरों पर पड़ गया। तो मैंने मिर्ज़ा साहब को फ़ोन किया वहीं से कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कहना सुबह 10 बजे आ जाना। 10 बजे में जब गया तो मैंने कहा भाई साहब वो ये आया था बिल्ला, यही कह रहा है, उससे कहो कि चुपचाप से बैठा रहे, वरना मैं निकाल दूंगा उसको, हम बेनज़ीर को हुकूमत दे रहे हैं बस। तो बेनज़ीर को हुकूमत दी उन्होंने। तो अब वो निकालने वाली बात फिर अभी बाद में करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है वो, जब निकाला इसको है। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि जब इसमें जब ये बात हो गई, ये बात तो मैंने बेनज़ीर को नहीं बताई, ना मेरी जान पहचान थी, मैं क्यों बताता। तो जब बेनज़ीर से मैंने कहा तो मैं मिर्ज़ा साहब के पास चला गया दूसरे दिन। मैंने साहब वो बेनज़ीर साहब ये कह रही हैं कि हमसे दोस्ती कर लें। कहने कि अभी तो आप हमारे ख़िलाफ़ बयान दे रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, जब बयान देना बंद करेंगे तो हम मिल लेंगे। मैंने आगे इनसे ही कह दिया। सही। तो इन्होंने बयान देना बंद कर दिया। फिर मिर्ज़ा साहब की लड़ाई हो गई एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि उन्होंने कहते थे कि जब इराक़ पे हमला हुआ तो वो चाहते थे कि इराक़ पे हम फ़ौज न भेजें और अमेरिका के ख़िलाफ़ चले जाएँ, डिफेंस कर लें अमेरिका के। तो इस पर वो दूसरे जो सब नाराज़ हो गए इससे। वो लंबा किस्सा है। यहाँ इलाही बख्श सुमरो के सामने इनका वो है रेस्ट हाउस है इनका, यहाँ पर ये जो बैरान के पीछे। जी सर। यहाँ पर जाकर मैं इनसे मिला भी था। मैंने कहा आप मत करो, ये आपके ख़िलाफ़ हो गए सारे के सारे। तो खैर वो किस्सा वो नहीं माने, वो ज़िद्दी थे। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि फिर वो आसिर नवाज़ को चीफ़ मैंने बनाया। आसिर नवाज़ ने मुझे ये कहा कि देखिए मेरा नंबर 1 है चीफ़ बनने में, और ये बना रहे हैं हमीद गुल को, जिसका नंबर 4था नंबर है। तो मैंने कहा कि तो ये मुझे एक किस्म का दुखी था, कहने मेरे साथ पोस्टर तो मैं फ़ौज में हूँ और मेरे साथ में ये सलूक हो रहा है। मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, आप ठीक होगा। इसको मैंने नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर मैं चला गया इस्लामाबाद। मैंने गुलाम हसन खान से मिला, मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैंने इधर उधर की कराची की बातें सुनाई, MQ की बातें सुनाई, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हालांकि इनका मरवा जो था, इनका दामाद भी था, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते थे वो। तो इसने मुझे कहा कि मैंने कहा साहब आप चीफ़ कैसे बना रहे हैं? उसने कहा तुम बताओ। मैंने साहब आप हमीद गुल को बना दें। तो मुझे मालूम था कि हमीद गुल को इसलिए नहीं बनाएगा कि वो नवाज शरीफ उसके साथ दे रहा है। नवाज शरीफ का ये मुखालिफ था, गुलाम साहब। तो फिर वो चुप रहा। 1-2 मिनट गुजर गए, वो मुझे देखते रहे, मैं इनको देखता रहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा जी एक पिंडू है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पिंडू है, उसको बना दो। मैंने कौन है वो? मैंने कहा आसिर नवाज़। कहते उससे कहो कि नवाज शरीफ से मिल ले। फिर मैंने इसको कहा, राज़ी किया, नवाज शरीफ से मिलने को राज़ी नहीं था ये। फिर जब मिला, फिर इसका नाम 4थे नंबर पर भेजा, उन्होंने टिक लगा दिया। तो इससे ये बन गया। तो फिर मैंने इसके पास गया, इससे बेनज़ीर की मैंने दोस्ती करवाई। बेनज़ीर से यहाँ पर यानी मामला ख़त्म करें यहाँ पर। मैंने बेनज़ीर से इसकी दोस्ती पहली मुलाकात कराई, तो ये राज़ी नहीं था बेनज़ीर से मिलने के लिए, आसिर नवाज़। लेकिन मैंने कहा आप चुपचाप से मैं जो कह रहा हूँ आप उसे करो। तो फिर ये इसने मिल लिया और इसको हुकूमत दिला दी। अच्छा सर, अब हम आते हैं MQM कैसे बनी? देखिए भाई, अभी MQM का बात यह है कि ये बात तो पक्की है कि MQM के पीछे आई साहब तो थी। हाँ, उन्होंने बनाई। आपके प्रोग्राम में किसी ने ये बात कही भी है कि वो वहाँ पे एक कोई कर्नल हामिद था, वो हाँ। तो आप उसकी तस्दीक करते हैं, वो सही बात है। तस्दीक तो मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सामने नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ब्रिगेडियर बिल्ला ने
ये हुआ ये था कि जब मैंने मुखालफत शुरू की तो आसिफ नवाज़ मेरे साथ था और आयशा साथ नहीं थी, आयशा इसके साथ थी, अल्ताफ़ के साथ में थी। तो अब मैं जब इसके ख़िलाफ़ बयान देता था तो वो मेरी प्रमोशन नहीं होती थी, मैं इसमें अखबारात में नहीं आता अखबारात में था तो वो। खैर उसने मना कर दिया था। एक दफ़ा ये हो गया था कि 14 शहाद को मैंने बुला के सदारत कराई अपने प्रोग्राम की जब इसमें, तो उसकी खबर छपवा दी मैंने रिक्वेस्ट करके मीर खलील रहमान साहब से, बॉटम लाइन में डबल कॉलम की खबर। उस बेचारे गरीब को बुला के खड़ा रखा 1 घंटा और फिर 1 लाख रुपए उस पर जुर्माना किया और फिर वापस आया। मुझे फ़ोन किया मीर साहब ने कि तेरी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। मैंने जी माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा नहीं कहूँगा, अब मत छापिएगा। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि मेरी तो आप मतलब इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये इदारों ने बनाई? भाई वजह इसकी ये थी ये बहुत सी राज की बातें हैं। अच्छा चले, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो क्या थे और क्या बने, उनकी नाकामी की वजूहात क्या थी? देखिए नाकामी तो हम थे, या वो कामयाब हैं अब भी? नहीं नाकाम है। बात ये थी कि उसने मुझसे ये 29 मई को ये कहा, मेरी किताब में छपा हुआ 29 मई 1988 को। 88 को कहा। अकेला नहीं था मैं, इश्तियाक अज़हर था, एजाज महमूद था और बहुत से लोग थे। माजिद राब्ता कौसर की टीम मौजूद थी पूरी की पूरी, सिवाय मौलाना नदवी के। मुझे कहा कि हमें एक अलग से पीस ऑफ लैंड चाहिए। तो मैंने इससे पूछा कि आपको पीस ऑफ लैंड किस लिए चाहिए, सूबा बनाना चाहते हो या मुल्क बनाना चाहते हो? तो मुझे तो मालूम था कि जिसने जब कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो कौम के लिए तो एक ज़मीन चाहिए ना भाई। तो उस वक्त से मैं ख़िलाफ़ था इसका पीछे इसलिए किया, मैंने शुरू किया माजिद राब्ता कौसर माजिर के लिए नहीं बनाई, इसको फॉलो करने के लिए बनाई मैंने, ताकि मैं इसका मुकाबला करूँ, मैंने मुल्क नहीं तोड़ने दूँ उसको, अल्ताफ़ हुसैन का मुकाबला करने के लिए तोड़ूँ मुल्क नहीं तोड़ने दूँ उसको। तो इसने मुझे कहा कि देख लो भाई। फिर बाद में इसने किसी से कहा कि मुल्क बनाना हमें, तो मैंने इससे मुंह पे कहा ओवर माई डेड बॉडी, सबके सामने क्या कहा, ओवर माई डेड बॉडी, मेरे मौत पे बनेगी। हाँ। तो अब ये तो उनका रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई कमीना क्या करता, रोज़ गाली देता था, मैं उसको रोज़ प्रेस कायम करता था। उसने आसिफ नवाज़ ने उसे कह दिया था इसको कुछ हो गया तो हम तुझे मार देंगे। अज़ीम तारिक की बदकिस्मती ये थी कि अज़ीम तारिक ने मुझसे जब फ़ोन पे बात की तो उसने मुझसे थोड़ा बदतमीज़ी से बात की, तुम नहीं सुधरोगे, मोहब्बत में की उसने। वो मुझसे बहुत इज़्ज़त करता था। अब मैंने समझा कोई MQM को लौंडा है, तो मैंने बुरा बुला गया, मैंने कुत्ते के बच्चे, बात आइंदा से नहीं करना। तो वो बेचारा ये अज़ीम तारिक था। तो फिर ये चला गया मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, अमान के पास, ब्रिगेडियर अमान के पास। ब्रिगेडियर अमान ने इसको कर दिया। अब ये आखिरी मुलाकात मेरी जिस दिन इसकी मौत हुई उस दिन मुझे ये मिला जनरल जो GSC था कराची का, उसके पास से ये आ रहा था, मैं जा रहा था। मैं शिकायत कर रहा था जनरल के स्टाफ की कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ कर गलत कर रहे हैं। ये अपने बचाव की बातें कर रहा था। एक कैप्टन इसको ड्राइव कर रहा था, उस कैप्टन को भी मैं जानता था, मैं का आदमी था वो। मैंने कहा तुम खड़े रहना जब तक मैं ना आ जाऊँ, इसको जाने नहीं देना। मैं घर ले जाना चाहता था उसको अपने, मैंने उधर तो ये नहीं आ सकता अल्ताफ़ हुसैन, तो लेकिन ये चले गए। तो बेचारे गरीब को इसने मार दिया। अल्ताफ़ हुसैन से जब इसने ये कहा था आसिफ नवाज़ से, जब ये फारिग हुए तो उसने ये कहा था कि मुझे जो जितना भी मेरे जितने भी ऑफिसेज हैं वो मुझे दिलवा दें आप। अमान से कहा। अमान जब आसिफ नवाज़ के पास ये बात गई तो उसे कहा नुसरत से पूछो। तो मैंने कहा कभी भी नहीं देंगे इनको, एक भी ऑफिस नहीं देंगे, इसलिए कि अगर ऑफिस दिया हमने इनको तो फिर ये लोग जो हैं वो फिर दोबारा बदमाशी शुरू कर देंगे। तो नहीं दिया गया उसको, ऑफिस नहीं दिए गए। तो अमान की हालत ये थी कि उसके सामने गिग्गी बना हुआ था मुँह आसिफ नवाज़ के सामने, चीज़ के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं ये। और मेरा तो दोस्त था बिल्कुल करीबी। तो किस्सा मुख्तसर आपका ये है कि बात को हम क्लोज़ अगर करना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो हमने उसको जीतने नहीं दिया किसी भी सूरत में। और उसका ये जो प्रोपेगेंडा था, इसको मैंने जब लिख भी दिया, जंग नवाए वक्त में छप भी गया, तो अब भी वो हमीद गुल उसकी हिमायत कर रहा था। मुझे कहने लगा मैं इसको डबल एजेंट बनाऊंगा। मैंने कहा डबल एजेंट तुम बना नहीं सकते हो, तुम कैसे बनाओगे तुम? वो तो इंडिया की बात कर रहा है, मुल्क तोड़ने की बातें कर रहा। मिर्ज़ा साहब ने मुझे ये कहा कि भाई कोई महाजिर भी बन सकता है क्या, कोई गद्दार? मैंने कहा बना हुआ है।
कह रहे वो कहाँ जाएगा। मैंने कहाँ जाए ना जाए उसकी बला से, वो तो गद्दार तो है। अब वो गद्दार था या नहीं था ये तो एक अलग बहस आ गई, अब नया नया चैप्टर खुल गया है। लेकिन उसने जो स्टाइल मारा वो तो गद्दारी का था, वो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद ये एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो बात उसने मुझसे कही थी 19 मई को, उसने ये कहा था कि साहब हमें ये मुल्क तोड़ना है। वो बात उसने 22 अगस्त को, हाँ इसने 2016 को कह दी, 2016 को कहा, वही जुमला कहा। इस पर वो राहिल पर चढ़ गया और ये जो था, और उसने कहा इसको ख़त्म करो, अब बात बहुत हो गई। तो ये मार भी बहुत रहा था। ये जो था उस ज़माने बिलाल अकबर जो था यहाँ का डीजी रेंजर्स था, वो मुझे कहता था मुझे बेटा कहो, तुम इतने बड़े आदमी हो, मुझे बेटा कहो, मुझे बेटा कहो। मुझे सूट भी दिया तोहफे में, उसने बहुत बड़ा खूबसूरत सूट दिया, मुझे बेटा कहो। उसने मारा इसको। तो ये जो पाकिस्तान एमक्यूएम बनी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उन्होंने बनाई, ज़रूरी थी। वही उसमें ये हुआ कि ये जो था आपका मुस्तफ़ा कमाल, ये वाहिद आदमी था, नहीं तो अब इतना बड़ा ग्रुप बन गया था, उसको कैसे तोड़ें? आहिस्ता आहिस्ता टूटेगा ना भाई। अब जैसे अब जो आप गवर्नर छीन लिया उनसे, अब आहिस्ता आहिस्ता तोड़ लेना उनको। बिला इसके पास ये तय हुआ कि इसने सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल ने बगावत की उसके पास। हाँ, तो इस फैसला ये हुआ कि जो जितने भी वोट होंगे वो दे दिए जाएंगे मुस्तफ़ा कमाल को। ये बात बिलाल ने मुझसे कह दी। बिलाल ने कहा इनको दे रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? मैंने मत दो, नहीं दिया। अब लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर सईद ने मुझे कहा, जब डीजी रेंज आया मुझसे पूछा कि भाई क्या करें, मैंने कहा मत दो, वजह बता दी जो बात थी वो। तो अब फिर बाद में फिर मैंने छोड़ दिया, अभी जब आखिरी जो बात लगा तो मैंने छोड़ दिया, मैंने जो इसको चाहे दे दो, अभी बहुत हो गया तो दे दिया ने, बस इनको आखिरी चांस दे दिया, अब नहीं चांस मिलेगा। तो ये अभी जो इस वक्त टूट फूट का शिकार, फिर वो पीएसपी बनी, फिर वो दोबारा एमक्यूएम को मुत्तहद किया गया, सब धड़ों को। नहीं कहाँ मुत्तहद, कुछ भी मुत्तहद नहीं, सब टूटे फूटे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एमक्यूएम के बनने से मुहाजिरों का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान ही नुकसान हो। देखिए हमारे पास क्या तुर्रा इम्तियाज़, देखो काजी मोहम्मद अकबर ने मुझसे क्या कहा, किस तरह दोस्ती बनी हमारी, इसलिए कि वो मुस्लिम कॉलेज, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर थे। जो नून हाई स्कूल चलाती थी, मुस्लिम कॉलेज चलाती थी, मैं उसका लीडर था, रोज़ मुजाहरे करता था, फ़ीस माफ़ करो, फलाना करो, जो बच्चे करते वो मैं करता था। तो एक दिन इसने मुझे बुलाया, काजी अकबर ने, कि बेटा तू क्या चाहता है मुझसे, मुझे बता दे, मैं तुझे मैं इकट्ठा ही दे देता हूँ, मेरी जान छोड़ दे तू। तो मैंने ऐसा, मैं तो अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ कराना चाहता हूँ, मुझे किताबें चाहिए, सिंधी बच्चे हैं जो दूर दूर से आते हैं उनके पास। अच्छा हमारे पास मुस्लिम का हॉस्टल भी था, आपको पता है, हम सिर्फ एक यहाँ पर अपने मदरसा का हॉस्टल था, क्या नाम है उसका, और एक हमारा मुस्लिम हैदराबाद में मुस्लिम हॉस्टल था। तो वहाँ सिंधी बच्चे आते थे और उनके पास बातों का पैसे भी नहीं होते थे गरीबों के पास। मैंने कहा इनकी फ़ीसें चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई जो तू कहेगा मैं तेरा करता जाऊँगा, मेहरबानी करके तू मेरे ख़िलाफ़ मत लड़। फिर हम दोस्त बन के पक्के। तो ख़त भी उनके मेरे पास मौजूद हैं, आपको दिखा दूँगा जब भी आप चाहेंगे। तो फिर मुझे एक दिन कहने लगे, नुसरत बात यह है कि तुम्हारे लोगों से आने से हमें बहुत काफ़ी दुख पहुँचा है, लेकिन एक फ़ायदा हुआ है हमें। मैंने वो क्या, अच्छा मैं इस कामों में था नहीं, जब ज़बरदस्ती कोई मुझे चुटकी भरे तो फिर मुझे गुस्सा आता था, मुझे वैसे होता नहीं है, मेरे अंदर तासुब है ही नहीं, नाम को रिएक्शन है। अगर आप मेरे साथ मुझे तंग करोगे तो फिर मैं आपसे लड़ूंगा, अगर आप मुझे तंग नहीं करोगे मैं नहीं लड़ूंगा आपसे। तो फिर ये है किस्सा कि उसने मैंने कहा साहब क्या हुआ, उसने कहा साहब बात ये कि जिस एजुकेशन में जितना हमें फ़ायदा हुआ है, हम सबसे पसमानदा सूबा था। अगर तुम लोग नहीं आते और हमारे में आपके साथ में हमारी मुकाबला साजी ना होती और तुम्हारी एजुकेशन ना होती, तो हम ये जो हमने जस्ट लगाई है, जंप लगाया है 20 साल में, वो हम 200 साल भी नहीं लगा सकते थे। तुम्हारे आने से हमें ये फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन अभी ठीक है। तो मैंने कहा जी बहुत बातें हैं भाई, अभी तुम कितनी बातें सुना। अच्छा 2005 से 2011 पर आपको इंडिया, हाँ कि वहाँ जाकर शौक है आपको, है? ये क्या मामला है? ये बात ये थी
आपने आईएसआई के लिए वहाँ काम किया? अरे खुदा का खौफ करो ये यार। क्या इल्ज़ाम लगाता है आपके इंडियंस बहुत आपके पीछे जो है ना? अरे भाई लगाओ। हमारी प्यारी मैंने एजेंसी मुजीब रहमान शामी से मुझे कहा, मैंने यार शामी मेरे पीछे लगे हुए हैं इतने सारे, तुम साथ तो दे नहीं देते, बुढ़े बुढ़े साथ तो दो कम से कम मेरा। कहना तुझे क्या फिक्र लग रही हुई है, तुझे आईएसआई का एजेंट बना रहे हैं ना, राका तो नहीं बना रहे, बस तो खुश हो जा, तेरे को क्या मसला है, आईएसआई तो अपनी है, करो। अपना इदारा है, अपना इदारा। फिर मैं मुझे मज़ा आ गया, मैंने अच्छा भाई ठीक है आईएसआई का एजेंट तो है। क्या क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आप पे? आप वाकई कुछ किया था? अरे भाई कुछ नहीं किया था, हुआ ये था असल में थोड़ा सा मैं मैं थोड़ा बोल गया। वो जो इंटरव्यू किया था उसमें मैंने कहा कि भाई हम तो मुग़ल लोग हैं, हमने इंडिया में 350 साल हुकूमत की, फिर कर लेंगे। अच्छा ये चिढ़ गए इस बात से। अच्छा अब हमने कहा हमें पता है कैसे हुक्मरानी करनी है इन हिंदुओं पर। इस किस्म की सख्त बातें मैंने कह दी। फिर ये कहा कि हामिद अंसारी से मैं मिला, मनमोहन से मैं मिला हूँ, मनमोहन एक सेमिनार में मिला मुझे, बाकायदा उससे ताज भी मिला, इससे ताज भी नहीं मिला अंसारी ने। अच्छा। हालांकि मुझे पसंद करता था, वजह ये थी कि मैं बिलाई बख्श उमरों के साथ में बहुत से काम हम कर रहे थे। तो ये जो इल्ज़ाम लगा कि आप अंसारी ने आपको राज दिए और फिर कुछ भी नहीं दिया, खुदा की कसम कुछ भी नहीं दिया। वो बात ये है कि हुआ ये था कि जो 2005 में एक सेमिनार हुआ है चंडीगढ़ में, हाँ, उसमें मुझे और अपना नजमुद्दीन शेख को और जन्नत तलत मसूद को दावत दी गई। अच्छा नजमुद्दीन शेख मुझसे सीनियर, डॉक्टर तलत मुझसे सीनियर, मैं सबसे जूनियर। तो वो स्पीकर के तौर पर बड़ी सेमिनार था, दुनिया भर के तमाम दुनिया भर के एजेंसियों के लोग वहाँ मौजूद थे। हम 3 आदमी ऐसे थे जो एजेंसियों को नहीं थे। वजह ये थी कि इसको जाने की इजाज़त नहीं मिली, अपने इसको जो हमारा जैसे किताब भी लिखी एक इंडियन के साथ में मिलकर, दुरानी, असद दुरानी को इजाज़त नहीं मिली, हमें इजाज़त मिल गई। तो उन्होंने मुझे सेंट्रल स्टेज पे बिठा दिया। तो मैंने कहा भाई मेरे से बड़ा नजमुद्दीन शेख बैठा है, मैं तलत मसूद में बैठा हुआ है, मैं इनका बच्चा हूँ, ये आप मुझे क्या कर रहे हो? कहने सब आप ही रहेंगे। अच्छा यह तो ये बात हो गई। वहाँ पर ये हुआ कि एक रशियन का डेलीगेशन का 4 मोसाद का एजेंट था, मोसाद नहीं वो क्या कहते हैं KGB का, 40 आदमी आए हुए थे और 40 आदमी तकरीर करते थे 20 मिनट की और 20 मिनट में उसको तर्जुमा होता था। तो उस पर एक औरत ने इल्ज़ाम ये लगाया कि आईएसआई का ये प्रोग्राम था कि इस पाकिस्तान इसकी जो अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है, इस शिकस्त को बाद में हम इसको रशिया को भी तोड़ेंगे। तो ये दरिया आमू पर ये एक प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने और दरिया आमू से फिर ये हम पर अटैक कर। दरिया आमू कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान में, जहाँ से हम लोग आए हैं, मुग़ल लोग आए हैं। असल में जो हमारा बाबर जहाँ से आया था वो उज़्बेकिस्तान है। तो वो वहाँ से ये फ़रगाना से, फ़रगाना वैली से हम लोग आए ना। तो अब वहाँ से वो प्रोजेक्ट था। अब ये बात मैंने नजमुद्दीन की तरफ देखा, क्योंकि अब हम तो स्टेज से नीचे उतर आए थे। अब रशियन सदारत कर रहे थे, शाम का सेशन था, हम तो ओपनिंग सेशन में मुझे बिठाया सेंटर में। हाँ। लेकिन बाकी जो सेशन तो दूसरों के हिस्से में। नजमुद्दीन की तरफ देखा तो नजमुद्दीन ने मुझे कहा कुछ नहीं, मैंने तलत मोहसिन मेरी तरफ देखा, मैंने साहब मुझे नहीं मालूम। तो फिर तलत मोहसिन खड़ा हुआ कि साहब हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मुतमईन हैं, हमको रूस को फ़तह नहीं करना चाहते। अच्छा ये बात उसने कह दी। तो फिर भी वो नहीं माना। वो जो रशियन जो था वो एक किस्म का वज़ीर था वहाँ का। तो फिर मैं खड़ा हुआ, ज़ाहिर है कि मैं हेड ऑफ द डेलीगेशन था। मैंने कहा योर एक्सेलेंसी आई एम मुग़ल, I belong to the Farghana and we are very much satisfied within the boundaries of Pakistan. We don't want to reach to the Russia. Mr. Mirza, believe me, it is true, it is true, it is true, it is true, it is true. ये बोलता चला गया। मैं चुप हो गया, मैं क्या करता भाई। फिर मैं सीधा जब मैं आया लाहौर एयरपोर्ट से उतरा तो मैंने सीधा हमीद गुल को फ़ोन किया। हमीद गुल मेरा बहुत गहरा दोस्त था, तो मेरे घर भी आता था। मुझे तो खैर बहुत ही इज्जत देता था। तो हमीद गुल को मैंने फ़ोन किया, यार ये क्या चक्कर है तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले रहा है वो हमीद गुल का प्लान था ये। कहने तुमने क्या कहा? मैंने कहा हमने तो मना किया, करने वो सही प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम था ये। तो मैंने कहा फिर ये उनके पास कैसे पढ़ते रही? उन्होंने कहा साहब बात ये थी कि ये जो हमारा कोई सफ़ीर था एक वो इस टीम का मेंबर था।
तो जो हमने रिपोर्ट बनाई तो उसके नाम पर हमने ज़ाती तौर पर लिख दिया और उसको उन्होंने जो हमारा थैला जाता है, सफारी थैला जाता है, वो चला गया रशिया में। उन्होंने खोल के देख लिया, वो खोल लेते हैं, उनके पास तरकीब है। उस पर ये प्रोग्राम मौजूद था, प्रोजेक्ट। तो वो जो कागजात थे, उसकी तकरीर थी, वो मैं ले आया और मैंने इसको दे दी, क्या नाम है, अपने पूरा पैक लिया, इनके रशिया के तो डेलीगेशन का जो पैक था वो लिया। वो मैंने दे दिया इसको अपने खुर्शीद कसूरी को। खुर्शीद कसूरी ने मुझे कहा कि इसको क्यानी को दे दो, ये उस दौरान DG ISI था। मैंने मैं नहीं मिलता क्यानी वानी से। मैं कहने का तुम इसको भेज दो, क्या नाम है, तुम अच्छा इसको पोस्ट कर दो। मैंने पोस्ट कर दी, बस बात यहाँ पे ख़त्म होगी। फिर वो एक का फ़ोन आया तो मैं जवाब दे दिया, तो मैं तुमसे नहीं मिलता। तो किससे मुझसे इतने से बात है ये। अच्छा, उसको उन्होंने एक्सपांड करके उससे जोड़ा, उससे प्रोग्राम से। जिस प्रोग्राम पे हुआ ये था कि जो प्रोग्राम 2009 में हुआ, उसकी एक की जो कोऑर्डिनेशन थी या सदारत थी वो की थी मुशाहिद ने, और लास्ट की मैंने की थी उसमें। और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की मैंने वहाँ पर इंडिया में। अच्छा, और इतनी ज़बरदस्त तालियाँ पड़ी, हिंदुओं ने भी तालियाँ पीटी। और शाहिद मलिक आया, जब भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और नहीं इल्ज़ाम फंसाया उसने बेचारे उसको, हामिद अंसारी को, क्योंकि हामिद अंसारी सदर बनता था कांग्रेस का। उसको फ्रेम किया उन्होंने मेरे ज़रिए से, काउंटर किया आपके हाँ, जरिए, आपका नाम लेकर। नाकाबा। अच्छा सर, आप क्योंकि ज़ाहिर है पार्टीशन के बाद आए, बड़ी खूबसूरत यादें भी यहाँ तालीम आपने नूर मोहम्मद हाई स्कूल की बताई। मुझे ये बताएं कि कराची जो पूरे पाकिस्तान का दिल है, मुआशी हब है, तो कराची को किस नज़र से आपने उस वक्त माजी कराची का क्या देखा, हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं, और मुस्तकबिल कराची का आपको क्या नज़र आ रहा है? देख भाई सुब्रो साहब, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारे सामने मैं दिल रख रहा हूँ अपना। देखिए असल मसला क्या है, असल मसला ये है कि हर एक आदमी के पास एक एक छोटा छोटा टुकड़ा है। आपकी कमीज़ का रंग काला है, कहीं पर पीला है। हाँ, जिसने काला देख लिया वो कह रहा है साहब कमीज़ का रंग काला है, जिसने आपका पीला देख लिया वो कह रहा पीला है। पीला है। किसी की भी नॉलेज पूरी परफेक्ट नहीं है। हम जैसे लोगों को जिसका नज़रिया वसी है, वो हमने कभी भी ज़िंदगी के अंदर 4 असूल बनाया। हमने कहा कि कभी भी हम पाकिस्तान के अंदर हम इस्लाम के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। सही है। कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनेंगे, इकबाल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनेंगे। फिर हम नज़रिया पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये हमने 4 असूल बना लिए। ये मेरा असूल भी नहीं था, ये मजीद निज़ामी का भी असूल था, नवाब अब्बास वाले का। हाँ, वो कुछ भी सही था, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा पक्का हामी था। पक्का हमीदा। वो अपने उस पर जान दे देता, देने को तैयार था। मुझे भी वो इसलिए पसंद करता था, मेरे लिए कोशिश करता रहा कि उसको वज़ीर बनाऊं, वो नहीं बना सका। सिर्फ इस वजह से कि मैं अल्ताफ़ के खिलाफ लड़ रहा था, कोई नहीं लड़ रहा था, मैं लड़ रहा था। आई वॉज द हीरो ऑफ होल ऑफ पाकिस्तान माइनस कराची। अभी मसला ये है कि कराची में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है और सबके लिए गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर अब आप देख लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपके पास, मैंने आपको खुद फ़ोन किया, मैंने तो नहीं देखा कि आप सुमरो हो। मैं इतना बड़ा सीनियर आदमी हूँ, मैं क्यों उससे बात करूँ? भाई मेरा भाई है, बच्चा है सर। मैंने बच्चा कहा था तो देखा नहीं मेरा बाबा है, तो मैंने कहा अच्छा भाई मेरा भाई है। अच्छा, अब बात यह है कि मुझसे पूछते हो, देखिए कराची का माजी, नहीं हाँ, मेरी बात सुनिए। देखिए नुसरत मिर्ज़ा ने बेनज़ीर की मदद की, उसे दोबारा वज़ीर आज़म बनाया। बेनज़ीर ने मुझसे बेवफाई की, मुझे कहा था मैं सेनेटर बनाऊंगी, नहीं बनाया। पूरी पीपल पार्टी मेरी मकरूज़ है। आप यकीन मानिए, वो एक ज़माने में मुझे कहती थी कि मेरे मियाँ की फ़ौज से मिला दो। खुदा की कसम मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि बात उसने मुझसे कही, मेरे मियाँ को मिला दो फ़ौजियों से। अब ये बात देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी साहब। हाँ आसिफ ज़रदारी को। फिर आपने क्या किया? मैं मेरे से पहले ये फ़ोन कर लेता था, मेरा एहसान लेना नहीं चाहता था। ये हैं? मेरा एहसान नहीं लेना चाहता था। डायरेक्ट राब्ते कर लिए थे? इसे डायरेक्ट राब्ते के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, कोई मिला नहीं इससे। अच्छा, हाँ कोई नहीं मिला। भाई मैं ले जाता तो इज़्ज़त के साथ लेके जाता, वो जो जिसको फ़ोन करे वो कहते हमारे पास टाइम नहीं है। इस वक्त तो सुप्रीम कमांडर हैं हमारे। तो भाई वो अगर आप भी बनना चाहो ना सदर पाकिस्तान,
चलना बनना चाहता है तो बना देते हैं उसको। तो मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ उसको भी पकड़ो। मैंने तो कोई तमीज़ नहीं की कि साहब वो सिंधी है। समझ गए बात आप? एक खातून है, मैंने कौसरी शाह को हटाया खुद उसने मुझे कहा, नुसरत तुमने मुझे निकाला था। मैंने कहा निकाला था मैंने तो आपको वज़ीर आला के ऐसे से। वो कहते हैं वो तो अफगान बस्ती ऑपरेशन और उसके बाद भाई आप छोड़ दो, निकाला तो मैंने था। अब ये तो बात वो खुद ही कह रहा है, अब मैं क्या करूँ। और मुझे कह रहा है कि मुझे दोबारा लगा, मजीद निज़ामी के सामने कह रहा है दोबारा लगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लगाऊँ अब तुम्हें, उस वक्त तो मेरे पास ताकत थी। तो कहने लगा आपके पास क्या ताकत थी जिस पे आपने निकाला? यार मेरे साथ प्यार था और मुझे तरकीब आती है, पावर पॉलिटिक्स मुझे आती है, आज भी आती है। आज भी मैं अगर चाहूँ तो मैं वज़ीर मेरे टांगों के नीचे बैठा, कोई मसला नहीं। मुशर्रफ के साथ कैसे ताल्लुकात? कभी अच्छे बने नहीं। मुशर्रफ ने मेरे साथ में 5 दफ़ा कोशिश की। आप डॉक्टर मोहम्मद अली शेख को जानते हैं? कौन सा मोहम्मद अली शेख? डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब, ये SMIU वाले प्रिंसिपल जो हमारे सिंध मुतहर इस्लाम के। हाँ, इनसे पूछ लेना। इनसे क्या पूछूं? ये अब बता रहा हूँ। अच्छा। जो DG ISPR था, मेजर जनरल शौकत सुल्तान मेरे घर आया मुझे मनाने के लिए। अच्छा। मैंने नेमतुल्लाह को बुला लिया, डॉक्टर शेख को बुला लिया, मैंने सज्जाद मीर को बुला लिया, मैंने अपने कई दोस्तों को बुला लिया ताकि तो आप क्यों उनके साथ फड्डा करते, क्यों नहीं बनी आपकी वजह? भाई मेरा बुनियादी वजह क्या? वजह ये हुई थी कि मेरा अकाउंट बंद कर दिए थे, मैं भूखा मर रहा था, मुझे मकान बेचना पड़ा। क्यों अकाउंट बंद किए? मैं नवाज शरीफ का मुशीर था, उसी वजह से। हाँ सही। तो फिर तो मुगलपन तो मेरा आ गया ना, मैं बदला लूँगा। तो वो एक मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं बहुत सी हरकतें करूँगा लेकिन उसमें तासुब नहीं होगा। उसमें मुलाकात नहीं हुई कोई आपकी? उनसे मुलाकात नहीं हुई ज़िंदगी में? एक दफ़ा जब वो हट गया तो वही यहाँ पर उस घर के ऊपर। अच्छा। बस मैं नहीं मिला उससे। फिर कौन, एक बात नहीं कर रहा हूँ। फिर एयर मार्शल सभी मेरे पास घर आया। एयर मार्शल सभी उस ज़माने में DG मीडिया था, डिप्टी DG मीडिया था ISI का। मुझे मनाने के लिए जो चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मुझे कहने का आप ही वाहिद रह गए हैं जो उनकी मुखालफत करते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, आप मेरे ऑफिस से मुझे लेकर आए हैं आप मुझे, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं ज़ाहिर टैक्सी में जाऊँगा, पीली टैक्सी में, आप मुझे वहाँ गोली मार देना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ कैसे? अभी पहले बात सुन लो। हाँ। फिर मास्टर सईद मेरे ऑफिस में आया मनाने के लिए, मैं नहीं मना, चलिए हूँ थोड़ा सा इस मामले में, तो नहीं मानता, बस नहीं मानता। नवाज शरीफ के साथ आप? नवाज शरीफ, देखो बात यह है कि नवाज शरीफ बेसिकली तो बहुत अच्छा आदमी है, मेहमान नवाज है। वो तो कहता है मुझे क्यों निकाला। नहीं, वो सही बात है, वो बात सही इसलिए है कि देखो ना, एटम बम का धमाका तो उसने किया, आप यकीन मान लेते। फाउंडर तो भुट्टो साहब था। देखिए, आप इस किताब में पढ़ेंगे, आपको आपकी आंखें खुलेंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। भुट्टो साहब इस वक्त नहीं कह रहा था, भुट्टो साहब 1962 से कह रहा है कि एटम बम बनाओ, पढ़ो उसके अंदर। वो डॉक्टर मुनीर जो था इसका ये दोस्त था ये। तो उसके धमाकों से आप मुतासर हुए नवाज शरीफ के? हाँ, हुआ ये कि तारड़ साहब मरहूम ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि भाई अब तुम्हारी क्या लड़ाई है जब उसने धमाके कर दिए हैं। मैंने कहा लड़ाई नहीं, मेरा हीरो है। और एक बात, इससे बात पर ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भुट्टो साहब तो इसका बानी था, कदीर ने इसको बनाया, गुलाम साका भी हीरो है, याद रखना ये बात। हाँ, वो कैसे? भाई पैसे तो वो देता था, और इतना सीक्रेट काम किया है आप हैरान रहोगे। आगा शाही आपका हीरो है। एक और पंजाबी भट्टी नाम है क्या ना, वो आपका, मैं एक रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, कागज़ का पुर्जा नहीं है कि कहाँ से पैसे आए कहाँ पैसे गए, ये देते रहे चुपके से पैसे, तो बना ना, वरना कहीं पर रिकॉर्ड आ जाता हो जाए। तो आपके हीरो जो हैं, भुट्टो से लेकर पता नहीं कितने अननोन हीरो हैं, मैंने उन्हीं का नाम लिखा है, ये किताब लिखी है, किताब मंसूब की है। तो अब जो बात आप पूछ रहे हैं नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं आपकी नज़र में हीरो नहीं, मुझे तारड़ साहब ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि मेरे से आप मिल लो, जब सदर बन गए वो। पहले तो ये हुआ कि जब वो अभी सेनेटर बने थे तो हम लोग तकरीर करने गए
इकबाल डे पर मैं, ग्रोसरी शाह, वो छोटा वो जो था चीफ जस्टिस हमारा छोटे कद का नसीर शाह, वो मजीद निज़ामी, तो मैंने तकरीर वहाँ कर ली। मैं नवाज शहबाज वहाँ पर वो था वज़ीर आला, इन्होंने हमें दावत की वहाँ पर सर्किट हाउस में। दावत जब करने लगे तो फिर एक आदमी आया लंबा चढ़ंगा, कहने लगा मैं नुसरत मिर्ज़ा से मिलना चाहता हूँ। मैं खड़ा हो गया, सर मैं हूँ। तो मैं हाथ पाथ मिलाया, प्यार वार किया और चले गए। साहब मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था, आपकी तहरीरें पढ़ता हूँ मैं साहब आपका बहुत शुक्रिया। जब वो चले गए तो मैंने कौशल्या से पूछा ये कौन था? अरे इनका गुलाम है, इनका नौकर है, जो ग्रोसरी शाह का स्टाइल यही है। तो मैंने कौन है ये? तो कहने का ये रफ़ीक तारड़ है। तो जब सदर बन गया तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अब तुम मेरे से मिलने आओ। मैं आया। कह रहे अब तुम्हारी क्या लड़ाई है? मैंने कहा अब तो लड़ाई नहीं है। कह रहे फिर मिल लोगे इससे, नवाशी से? मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने मुझे मिला दिया। नवाशी ने मुझे कहा तुम तो मेरा रोज़ जो है मेरा 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 तोड़ रहे थे। मेरा 4 कॉलम खबर छपती थी मेरी लॉ के नीचे नवाए वक्त में। नवाशी अगर नवाशी ने बम नहीं फाड़ा तो हम इसका कर देंगे। कह रहे तुम ये कर रहे थे हमारा, देखो मैंने तो कर दिया तुम्हारे कहने से। तो मैंने नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके मशहूर हैं, आप हीरो हैं हमारे, फलाना फलाना, तो सारी चमचागिरी करें। मैंने पूछा अब आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ आखिरी। मैंने कहा ये बताओ कि कैसा बड़ा अच्छा दोस्त है ऐसे, जब वो आपका दोस्त बन जाए तो बहुत अच्छा दोस्त है, बच्चा बन जाता है जैसे मैं बना हुआ आपके सामने इस वक्त। तो वो मुझे कहने लगा, मैंने कहा ये बताओ कि आपको कैसा लगता है एटमी पावर बन के? मिर्ज़ा साहब बड़ा मज़ा आता है। मैंने कैसे? कहने देखो मैं जब वहाँ पे गया शाह अब्दुल्ला की उर्दन के मैयत में, हाँ। तो मुझे क्लिंटन ढूंढता फिर रहा है, दरवाजे पर नॉक लगाता फिर रहा है। और मैंने कहा और मुझे भी मज़ा आया। मैंने कहा फिर कहने का अब पहले ये था कि ये जो अमेरिका का जो सफ़ीर था वो हमारे मेज़ों में फ़ाइल फेंकते थे यूँ, सेक्रेटरी के हमारे पास, तुम हैसियत तुम्हारी क्या? कहते थे हम एटमी पावर है। क्या एटमी पावर तुम? बेइज्जती करते। अब कहते हैं कि और कहते थे मुझे फ़ोन करते थे कि मैं बाथरूम में भी तो सालों का फ़ोन अटेंड करूँ। अब वो मेरे सेक्रेटरी से टाइम मांगते। मैंने कहा भाई बड़े मज़ेदार है। तो फिर ये तो है, इसमें इज्जत में इजाफा। अच्छा बात कराची की रह गई। हाँ तो कराची का केस हम किसके ऊपर? कराची की देखो भाई, कराची तबाही है, बेहतरी है, क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए कराची को जानबूझकर नेगलेक्ट किया गया। अब आप खुद देखो ईमानदारी, इंडस्ट्री यहाँ से मुंतकिल हुई, देखो कौन जावलक के दौर में, क्या कराची को क्यों नहीं की ना भाई? आप तो हांगकांग बन रहे थे, मेरी किताबों में लिखा हुआ है। आप हांगकांग जब ख़त्म हुआ, दुबई नहीं बन रहे थे, दुबई को नहीं बना रहे थे, आपको बना रहे थे ना। आप तो नेचुरल लाइन पे है ना, तो इन्होंने नहीं बनने दी आपको। इंडिया ने अभी भी आपके ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है तो ये यूँ ही कर रहा, सबसे ज़्यादा पैसे तो यूँ ही दे रहा। अच्छा हाँ, वो चाह रहा है कि कराची जो है न बने, कभी नहीं बने। कराची पोर्ट जो है वो उनका मुतबादिल है। अब जो बात तुम्हारे से आपसे करने की, जैसे मुसलमान आदमी से पाकिस्तानी से बात करने की, वो ये है कि कराची को आप मेहरबानी करके देखिए, जानबूझकर ये लेके बैठा हुआ भाई मुराद भाई। अब इसका बाप मेरा दोस्त था अब्दुल्ला शाह। हाँ, कोई बेनज़ीर मेरी दोस्ती थी तो इससे भी थी, तो ये सब लोग ऐसे आगे पीछे फिरते थे। तो अब बात यह है कि 4 साल हो गए यूनिवर्सिटी रोड आपका पड़ा हुआ है, 8 साल हो गए हैं वो आपका वो पड़ा हुआ है, जो मेन रोड आपके हैं वहाँ से न्यू कराची से। और भाई मुझे ये बताओ कि इस वक्त वो आपका शाह भी बैठा हुआ है, आप भी यहाँ बैठे हो, तो ये कराची तो सबका है ना, तो ये सिर्फ माजरों का ही है? माजर तो सेंट्रल में घुसे हुए सिर्फ। भाई अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं एक बात आपसे और करता हूँ, बहुत खूबसूरत बात करना चाहता हूँ। देखिए आज तक आप सुमरू साहब हैं ना शिकारपुर के, लारकाना के अपर सिंध के लोग हो, तुम लोग बड़े लोग हो, पानी सही पीते हो, हम तुमको पानी गंदा देते हो। अभी हंसने की बात है। तो बात यह है कहने की कि आपने लोअर सिंध के किसको आपने वज़ीर आला बनाया सिवाय उसके अरबाब रहीम के? बताओ, इतने साल हो गए किसी को बनाते नहीं हो। जालिम हो तुम लोग। कहते क्या बात? सही भाई आपको इसलिए प्यार से कह रहा हूँ तो। हाँ मैं सब सही है। हाँ अभी भाई मैंने एक दिन कहा कि भाई पीर पकाड़ा को बना देते हैं। कहने का आप समझते नहीं हो, पीर पकाड़ा तो जब इतनी करप्शन तुम करोगे तो वो पीर पकाड़ा से ताल्लुक़ रहा बड़े वाले से? कैसा था भाई? मेरे से तो अच्छा था, बाकी तो उसकी खामियाँ फिर भी कोई उसकी ख़ास खुसूसियत? भाई बात ये थी कि वो भाई इज्जत करता था बहुत ज़्यादा और फ़ोन खुद उठाता था। दूर अंदेश इंसान था। नहीं, हो
पक्का आदमी था, सीधी बात करता था वो। अलीगढ़ का पढ़ा हुआ था, अब याद रखें आप। और वो सीधी बात, मक्कड़ कहता था। मक्कड़। मज़े हंसने के बाद मैंने उसको हरा दिया। क्या हुआ? मैंने मायदा कर लिया आईएसआई से मौलाना नदवी को वज़ीर बनाने का। मौलाना वसीम अजहर नदवी जो हैदराबाद के थे MNA, हाँ, उनको मैंने वज़ीर बनाने का मायदा कर लिया। वो कहानी जब सुनोगे तो बता दूंगा। एक एक कहानी, बड़ी कहानी है। उससे मिले हम ज़ियाउल हक से। ज़ियाउल हक ने मुझे कहा, मैंने कहा साहब ये हमारे मुतालबात हैं, गवर्नर हमें दो। तो क्या चाहते हो? मैंने कहा जी आधा सिंध चाहते हैं, आधा सिंध की वजारत हम चाहते हैं। कहना ठीक है, मंजूर। गवर्नर हमारा होगा, आधे वज़ीर हमारे होंगे, मंजूर। तो अच्छा ठीक हो गया। तो फिर कौन है तुम्हारे पास मरकज़ में? हमने कहा मौलाना नदवी है, मंजूर। तो आप वहाँ सिंध में कौन होगा सीनियर? मैंने कहा मैं, मंजूर। तो यहाँ पर एक सामने रहता है डॉक्टर इमरान खान, वो प्योर पार्टी में था, वो हमारी पार्टी में आ गया था। मैंने डॉक्टर इमरान खान को बना दो। उस वक्त मुझे ऐसा ही पता नहीं थी क्या होती है, तो जब तक इमरान खान ने नहीं बताया मुझे, तो खैर वो भी मान गया। अब फिर उसने कहा कि अब फिर गवर्नर राज लग गया। अच्छा, अब इसमें एक अजीब बात यह है कि आईएसआई की और आखिरी दिनों में ज़िया की नहीं बनती थी। ये एक नई बात मैं आपसे कही, लेकिन इस पर अलग से बात टॉपिक कर लीजिएगा क्योंकि लंबा किस्सा है ये। तो वो हमारे ज़रिए से रब्ता करना चाहता था, वो हुआ नहीं, मामला गड़बड़ हुआ। अभी कराची की जो बात आप कर रहे हैं, तो कराची में बड़ा पोटेंशियल है, सबका हक है। पीर साहब पकाड़ों को बना सकते हो, आप बन जाओ, कोई और बन जाए। लेकिन ये क्या बात है कि आप भुट्टो आज भी ज़िंदा है, खैरपुर डूबा हुआ है। खैरपुर बताओ, कोई बात, कोई तरीका? 18 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देख लो तो कैसी कारकर्दगी, पैसे बना रहा। भाई मेरा क्लास फेलो था, आप याद करें उसको, कि वो शक्कर का रहने वाला था। अभी नाम या बताता हूँ आपको, जो अपने सिंध में भी वज़ीर रहा है। हम क्लास फेलो थे उसमें। तो वो मेरे पास आया एक दिन, फ़ोन किया मुझे, सेक्रेटरी इतलात था मरकज़ का। मुझे कहा मैं भाई आना चाहता हूँ, मेरे पास आया। मुझे कहने का कि जब पहला बना था ये कि इन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि हमें हमदर्दी का वोट नहीं मिलेगा, हमें माल बनाओ, माल से पैसे खरीद करेंगे। जब से ज़रदारी डॉक्ट्रिन चल रहा है, माल बनाओ बस काम करो। अब यह मुल्क नहीं चल सकता है माल बनाने से जब तक कि इंसाफ ना हो। बहुत हद हो गई है, इंतहा हो गई है। इस मुल्क को चलाने के लिए अब नेक लोगों की ज़रूरत है जो बिला इम्तियाज़ इस मुल्क की खिदमत कर सके। आपकी नज़र में मुल्क का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? करप्शन। अगर आपको बना दिया जाए वज़ीर आज़म तो क्या करेंगे? चाइना मॉडल ले आएंगे। आपको पता है चाइना मॉडल क्या है? वही मरवाने वाला। बस किस किस को मरवाएंगे? पूरा कैंसर की तरह सरतान करप्शन कर चुकी है। 100 आदमी काफ़ी है। इन्होंने प्लान बनाया था ना, फैज़ ने हमें भी मार रहे थे उसमें, मुझे भी मार रहे थे। फैज़ हमीद ने जो प्लान बनाया था उसमें से 40 उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें भी था। क्योंकि मैंने फैज़ हमीद को ये कहा अपने प्रोग्राम में सच TV के कि ये तो ऐसे जो बना हुआ है, ये पकड़ पकड़ के जो है वो PTI में डाल रहा है। इसके इमरान खान को कैसे देखा? इमरान खान अच्छा रूलर नहीं है। इमरान खान सियासतदान ही नहीं है। सियासतदान ही नहीं है। तो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग और इतनी बस वो पाकिस्तानी तो शेर दा पुत्र चाहिए ना, वो शेर दा पुत्र सुल्तान राई स्टाइल। बस सुल्तान राई गंडा सा होना चाहिए उस पर, तो बस वो जीत जाएगा। बस तो उसका जो सियासत उसे आती नहीं है। जो दौर था उसका, उसको किस नज़र से देखते? भाई कहाँ दौर था, मुझे बताए, आप बताओ मेरे भाई, आपकी कोई हैसियत है ना? यहाँ से ज़मीन से उठे हो, कोई जानता है आपको ना? इमरान इस्माइल कौन जानता था? आप बताओ, कोई इंसाफ करो, खुदा का वास्ता। इमरान इस्माइल को गवर्नर आपने बना दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ के छोटे छोटे आदमी ले आए, वहाँ बना दिया। जो ज़मीन के आदमी नहीं है तो इनको क्या करो बताओ? मेरे जैसा आदमी बनेगा या आप जैसा भी बन जाए, कोई बात नहीं है भाई, आप सीख जाओगे। दुनिया में जब बाबर का हुआ तो बाबर 12 साल की उम्र का था, तो फिर भी सरदार बन गया अपने कबीले का। और कौन थे उसे चलाने वाले? उनके अतालिक थे, वो चलाते थे। पैगाम क्या देंगे सर? पैगाम देंगे पाकिस्तान को मजबूत बनाओ और करप्शन ख़त्म करो और अच्छी गवर्नेंस करो।
ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई हमारे पास सिंधी, महाजिर, पंजाबी, पठान नहीं है यहाँ पर, सब ठीक है। ये मिल कर भाई हर एक अब देखो नज़ीर चन्ना कितना मुहब्बत वतन आदमी है, कोई आदमी से क्या कहेगा। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, ये सारी तकलीफ उसकी नहीं उसकी। उस ज़माने में इसके ख्यालात ऐसे थे, उसको मार दो। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैंने तो पीछे आदमी लगाया हुआ था, लेकिन अब देखो कैसी बातें कर रहा है वो। एक लफ्ज़ से मोहब्बत नहीं आ रही उसके, हुब्बुल वतनी आ रही है। जी, नुसरत मिर्ज़ा साहब की बातें आपने सुनी। यकीनन ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनसे घंटों, दिन और महीनों बैठा जाए तब भी इनकी शख्सियत का अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा इनके साथ बैठेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।